जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि आप सभी के लिए मैं बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल अंतिम प्रहार सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उस सीरीज का पहला वीडियो ये है जिसमें आज हम बात करेंगे संविधान सभा और उसके गठन के बारे में। आज हम बात करेंगे संविधान सभा और उसके गठन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही टाइम बहुत कम है, तो बिना टाइम के गंवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके स्तुति पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की स्तुति पे हुआ था। कि मतलब कि जो संविधान सभा हमारा बना था वो कैबिनेट मिशन के कहने पे बना था। और ये कब बना था? तो ये जुलाई 1946 को बना था। जुलाई 1946 को बना था। और इसके सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये हमारे 3 सदस्य मेजर सदस्य थे जो यहाँ के कैबिनेट मिशन के। ठीक है, संविधान सभा का रचना का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमारी स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी को दिया था। ठीक है, और अगर बात की जाए इसमें सदस्यों की संख्या के बारे में, तो सदस्यों की संख्या इसमें थी 389, जिसमें से 292 हमारे ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से थे, यानी कि 93 जो थे राज्यों से थे। भारत के 93 जो थे भारत के राज्यों से थे। ठीक है, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। चुनाव में कांग्रेस जीता था। कौन जीता था चुनाव में कांग्रेस जीता था। कितने सीट से जीता था? 208 सीट से जीता था। देखिए, आप लोग साथ में नोट्स बना सकते तो नोट्स बना लीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, मगर प्रिंट कराइएगा तो उसमें ये होगा ना कि यदि आप उसको प्रिंट कराते हैं, देखिए तो कि आपको क्या दिक्कत होगा। मान लीजिए आप उसको प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट करा दिए, ठीक है, उसको प्रिंट करा दिए, तो क्या होगा? आपके पास उतना कुछ नहीं हो पाएगा कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। अगर प्रिंट करा लेते हो तो उसको आप लोग याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको अगर अपने से लिखोगे ना, अगर उसको अब तुम लोग अपने से लिखोगे तो साथ में तुम्हारा याद भी होता चलेगा। क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना कि बिना सोचे आप क्या कर सकते हैं? बिना सोचे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तो जब हमारा दिमाग सोचेगा इसके बारे में, जब हमारा दिमाग किसके बारे में सोचेगा? बताओ किसके बारे में सोचेगा? जब हमारा दिमाग टॉपिक के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा? ये बोलो क्या करेगा? जल्दी से कमेंट में बताओ क्या करेगा? ये उसको रिकॉल करेगा और कहेगा कि ये तुमको याद हो गया। उसके बाद से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो या फिर रिवीजन अपने से भी कर रहे हो तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत विभाजन के बाद देखो, भारत विभाजन का तात्पर्य मेरा क्या है? भारत और विभाजन का मेरा तात्पर्य किससे है? भारत से जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, भारत से जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था तब इसको भारत विभाजन माना जाता है। जो कब हुआ था हमारे? तो 14 जुलाई 1947 को हुआ था। 14 जुलाई, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसी दिवस को पाकिस्तान लोग अपना क्या करते हैं? तो अपना पाकिस्तान वाले क्या करते हैं? बताओ, पाकिस्तान वाले क्या करते हैं? इसी दिवस को पाकिस्तान वाले करते हैं, अपना मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो भारत विभाजन के बाद 299 सदस्य बच चुके थे। देखिए पहले कितना थे? अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? तो 389 थी। मगर जब भारत विभाजन हो गया तब इसमें कितने बचे सदस्य? तब इसमें बचे 299 सदस्य। ठीक है, चलिए, चुनाव में हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। जो हमारा ये संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसमें क्या भारत के सभी राज्य भाग लिए थे, मगर जो ये हैदराबाद था वो उसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम संविधान सभा की बैठक के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक के बारे में। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और दिल्ली का जो दिल्ली है, उस दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसके केंद्रीय कक्ष में हुआ था। कौन से कक्ष में हुआ था? केंद्रीय कक्ष में हुआ था।
केंद्रीय कक्ष में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्या थे, उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य थे उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। और देखो इनको अस्थाई क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि जो प्रथम, इसमें नोट्स में लिखा नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, छूट गया है गलती से, पता नहीं कैसे छूट गया, उस समय ध्यान नहीं आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैसे अस्थायी रह गए, क्योंकि जब पहली बैठक हुआ था, पहली बैठक के मुस्लिम लीग जो था हमारा, मुस्लिम लीग पहली संविधान सभा की बैठक को अस्वीकार किया था, उसमें भाग नहीं लिया था। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हमें क्या करना पड़ा, उसके कारण हमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप बात करेंगे हम दूसरी बैठक के बारे में। तो जो हमारी दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी बताओ, दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी हमारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी दिल्ली में हुई थी और इसमें अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग कमेंट में बताओ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरी बैठक होती है हमारे 13 दिसंबर 1946 को, यह भी दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव को जारी करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि संविधान बनाते समय धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना, इन 4 शब्दों का वर्णन होना अनिवार्य है। वो बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि बताते हैं कि जब संविधान बनेगा तो उसमें उसके मतलब उद्देशिका प्रस्ताव को रखते हैं और बताते हैं कि जब संविधान बनेगा उस समय धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना, ये 4 शब्दों का वर्णन जरूर होना चाहिए। 10 लाख, देखो जब ये हमारे संविधान सभा में सदस्यों की बात की जाती है तो एक होता है ना कि संविधान सभा में मान लो कि हमारे गांव में मीटिंग बैठ रहा है, तो अब कोई थोड़ी उसमें आके शामिल हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रतिनिधि होगा। जैसे में गांव में पंच बैठता है, सब पंचायत होता है तो उसमें कौन कौन बैठता है? सरपंच बैठता है, मुखिया बैठता है, तो प्रतिनिधि होते हैं ना। तो वैसे ही संविधान सभा के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आरक्षण दिया गया था। मतलब एक सीट 10 लाख के लोगों को प्रतिनिधि जो होगा वो एक होगा। ठीक है, और वही संविधान सभा के बैठक में सदस्य के रूप में काम करेगा। संविधान सभा से जुड़ी कुछ प्रमुख समितियों के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी वीवीआई होने वाले हैं। हर एक साल समितियों से एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, इस साल भी रहेगा। 110% लिख के ले रहा हूँ, 100 का गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, 100+110% का गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर समितिया से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं रही बिहार पुलिस के किसी भी सेट में, तो आके मुझसे बात करना। ठीक है, अब देखते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति ये सबसे बड़ा समिति था। ठीक है, प्रारूप समिति जो था ये समितियों में सबसे बड़ा समिति था। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्रों की जो समिति बनी थी उसके भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज समिति इसका थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी हमारी 15 थी। और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के सीट का आरक्षण किया गया था तो 33 था। मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4 सीटों का आरक्षण किया गया था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, महिला में प्रमुख, अब देखो 15 महिला थी ना, इसमें कितनी महिला थी? 15 महिला थी। 15 महिला, अब आपको कह दिया जाए कि 15 का नाम बताइए तो ये कोई फेयर बात थोड़ी हुआ, अच्छी बात थोड़ी हुआ। अब इसमें से कौन कौन प्रमुख है? तो इसमें से हमारे 4 गो प्रमुख है, वो 4 को हमको याद रखना है। ठीक है, तो 4 गो प्रमुख कौन कौन सी है? एक विजय लक्ष्मी पंडित है जो संयुक्त प्रांत से लड़ने वाली थी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बिहार पुलिस में या फिर किसी भी एग्जाम में कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संविधान सभा में
कहाँ से आई हुई थी, किधर से प्रतिनिधि थी, वो संयुक्त प्रांत था उससे वो भी प्रतिनिधि बन के आई थी। सुचेता कृपलानी जो थी वो भी संयुक्त प्रांत से थी। बिहार से थी सरोजिनी नायडू, हमारे बिहार है ना, ये पूछ सकता है बिहार पुलिस में, क्योंकि बिहार पुलिस ये इसको बिहार स्पेशल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बिहार स्पेशल में भी क्वेश्चन ये आ सकता है, दरोगा में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुई थी, तो ये बिहार से हुई थी। अम्मू स्वामीनाथन जो थी वो मद्रास में थी। अब देखिए अम्मू स्वामीनाथन, ये जो जो पहले था ना स्वामीनाथन, ये जितना नाम था ये लोग मद्रासी लोग ही रखते थे, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं कि अम्मू स्वामीनाथन जो थी वो मद्रास की रहने वाली थी और मद्रास से ही निर्वाचित हुई थी। ठीक है, अब देखो संविधान सभा का कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 को मनाया जाता है संविधान सभा का कार्यवाही दिवस। उसी दिन इसके अध्यक्ष जो कार्यवाही दिवस मनाया गया संविधान सभा का, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिसने उद्देशिका प्रस्ताव को रखा था 23 दिसंबर 1946। अब बताओ 23 दिसंबर 1946 क्या हुआ था, बताओ जल्दी से। तो क्या हुआ था 23 दिसंबर 1946 को, क्या हुआ था, तो हमारी तीसरी बैठक थी उसको लगाया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को रखा था और कहा था कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना, इन चारों वर्ड का व्याख्यान होना चाहिए हमारे संविधान जब बनेगा उसके अंदर। देखो संविधान सभा को कार्यवाही दिवस यानी कि जब उद्देशिका प्रस्ताव बना, इसको कब अपनाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अब देखते हैं हम प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति हमारी ये रहा, प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्रारूप समिति के। मैंने जब समिति के बारे में बता रहा था तो आपको पहले ही बताया, आप देख सकते हैं ये प्रारूप समिति ये रहा है और उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर है। मैंने पहले भी बता रखा था और यहाँ भी आ गया। ठीक है, आज़ादी से पहले जो भीमराव अम्बेडकर थे, आज़ादी से पहले जो निर्वाचित हुए थे ना संविधान सभा के लिए, वो बंगाल से हुए थे। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान के विभाजन हो गया, तो ये बॉम्बे से निर्वाचित हुए। कहाँ से निर्वाचित हुए, मुंबई से निर्वाचित हुए। ऑप्शन में बॉम्बे दे या मुंबई दे या महाराष्ट्र दे, तो आप घबराइएगा नहीं, आप मार के आइएगा, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, बॉम्बे हो, 110% सही होगा। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो प्रारूप समिति में कुल 141 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी प्रारूप समिति में, 141 बैठक हुई थी। आइए कुछ स्टैटिक पार्ट जानते हैं जिसके बारे में, जैसे में अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन। जो हमारे कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मिशन के अंतरिम मंत्रिमंडल, मतलब जो कैबिनेट मिशन था उसके अंदर जो मंत्रिमंडल बैठता था उसमें कौन कौन से थे, तो उसमें थे कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, और वो क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बताओ क्या थे, वो क्या थे, कार्यकारी परिषद एवं विदेशी मामले के मंत्री थे। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे बोलो, कार्यकारी परिषद एवं विदेशी मामले के मंत्री हुआ करते थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीबी लिखा हूँ यानी कि वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल क्या थे, वो गृह मंत्री भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। कौन थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। जॉन मथाई क्या थे, जॉन मथाई जो हमारे थे, जॉन मथाई ये थे हमारे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। इसको लेकर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम को लेकर। सी रामगोपालाचारी क्या थे, जो सी रामगोपालाचारी थे ये किस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मतलब ये किस मंत्री, जो कैबिनेट मिशन के अंदर मंत्रिमंडल बैठता था उसमें कौन से सी रामगोपालाचारी कौन से मंत्री हुआ करते थे, ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, CH भाभा क्या थे, तो ये कार्य मंत्री थे, खान मंत्री थे और बंदरगाह के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के मंत्री हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री हुआ करते थे, खाद्य एवं कृषि के मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट मिशन के तहत। मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि ये कहाँ के रहने वाले थे हमारे, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे बताओ, कोई नहीं बताया, अच्छा मैं बताता हूँ। ये हमारे थे बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे, जो जीरादेई नामक प्रखंड में रहते थे। आज भी इनके घर को एक संग्रहालय के रूप में रखा गया है, जिसमें
हज़ारों की मात्रा में लोग जाते हैं और वहाँ पे अपना मतलब उनके उनके यादों को ताज़ा करते हैं, स्मृति के रूप में देखते हैं। अब देखिए आसफ़ अली जो हमारे थे, आसफ़ अली थे हमारे उस समय रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे कैबिनेट मिशन के अंदर आसफ़ अली थे। जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री हुआ करते थे जगजीवन राम। अब देखिए मैं कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बात कर रहा हूँ अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जगजीवन राम क्या हुआ करते, जगजीवन राम श्रम मंत्री हुआ करते थे। लियाकत अली क्या थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट मिशन के अंदर। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके कि कैबिनेट मिशन के अंदर जो मंत्रिमंडल बैठती थी या कैबिनेट मिशन के अंतर्गत वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, तो हमारे लियाकत अली हुआ करते थे, ठीक है। लियाकत अली खान दे या लियाकत अली, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लियाकत उसको मार के आइए ऑप्शन में, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत, जब हम भारत स्वतंत्र हो गया था यानी कि विभाजन जब हो गया था, तो हमारा जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन क्या मंत्री थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे तो क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी थे और विदेशी मामलों के भी मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें आप देखो ये जो कैबिनेट मिशन बना था इसके अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे विदेशी मामलों के मंत्री हुआ करते थे और आज़ाद देश के आज़ाद होने के बाद भी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हुआ करते थे, बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो गृह मंत्री हुआ करते थे, सूचना एवं राज्य के मंत्री हुआ करते थे। इसके साथ में ही सूचना लिखा है, इसका मतलब है कि सूचना एवं प्रसारण के मंत्री हुआ करते थे। कौन, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें भी क्या थे, उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। और इसमें भी क्या है, इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं मंत्री के ही खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के ही अध्यक्ष थे, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के बाद और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ये क्या थे, अब देखो शिक्षा मंत्री उस समय कौन हुआ करते थे, उस समय हुआ करते थे सी राम गोपालाचारी। उस समय का मतलब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कौन हुआ करते थे, हमारे सी राम गोपालाचारी हुआ करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो कौन हुए, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद हुए शिक्षा मंत्री हमारे, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे, रेल एवं परिवहन मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर विधि निर्माण, देखो भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे थे, भीमराव अम्बेडकर संविधान के पूरा मतलब संविधान लिखे थे। तो अब कौन लिखेगा, जो एक महान तौर पे वकील होगा या फिर जो भी होगा कानून का ज्ञाता होगा, वही ना कोई कानून बनाएगा। और संविधान में तो कितने लाखों कानून, कितना कानून है, अनुच्छेद हमारे अभी 460 से ज़्यादा हुआ कर 460 से ज़्यादा अनुच्छेद है हमारे अभी संविधान में, 460 से ज़्यादा अनुच्छेद है। तो कौन लिखेगा, तो विधि जो मंत्रियों को करते थे ना, हमारे विधि कानूनी मंत्री थे वो भीमराव अम्बेडकर ही थे। जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। उस समय भी श्रम मंत्री जगजीवन राम ही थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भी। और देश आज़ाद के बाद होने के बाद भी सरदार वल्लभ पटेल रक्षा मंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने, रक्षा मंत्री बने। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे, सूचना मंत्री भी थे, राज्य के भी मंत्री भी थे। और सरदार सॉरी यहाँ पे हमारा सरदार बलदेव सिंह है, सरदार बलदेव सिंह है, सरदार बलदेव सिंह क्या थे, हमारे रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा कमर्शियल मिनिस्टर थी, यानी कि वाणिज्य मंत्री थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियासती विभाग के बारे में, रियासती विभाग में हमारे क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए रियासती विभाग के जो हमारे अध्यक्ष थे
देसी रियासती, वही रियासती विभाग के जो हमारे अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, जिसकी नींव रखी गई थी 5 जुलाई 1947 को। मतलब रियासती विभाग का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई 1946 को हुआ था। इसके सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को बनाया गया था। किसको सचिव बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। अब संविधान निर्माण को देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल समय लगा था, कितना समय लगा था? तो कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो हमारा 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, ठीक है। और खर्च की बात करें तो उसमें अप्रोक्स 64 लाख लगा था, जिसको अगर हम अप्रोक्स में नहीं देखें, लगभग में नहीं देखें तो 63,96,729 रुपये लगा था, पूरा खर्च लगा था संविधान निर्माण में। अब देख लो उस समय इतना पैसा लगा था संविधान बनाने में। अब देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इसको पारित किया गया। किसको पारित किया गया? संविधान को पारित किया गया, या 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया करता है कोई भी एग्जाम में कि संविधान को अंगीकरण कब किया गया, संविधान का अंगीकरण कब किया गया। तो सारे लोग गलती करके आते हैं, सब लोग मार देते हैं 26 जनवरी 1950। तो नहीं, आपको नहीं घबराना है, 26 जनवरी 1949 ही मार के आना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूल भाग कितने हुआ करते थे। संविधान जब हमारा बन के लागू हो गया था तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उस समय मूल भाग थे 22, मूल भाग 22 थे। और वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में हमारे भाग कितने हो गए हैं? वर्तमान में अभी हमारे भाग कितने हैं बताओ? वर्तमान में हमारे भाग हैं अभी हमारे वर्तमान में भाग 25 है, ठीक है। अनुच्छेद 395 थे मूल अनुच्छेद, अभी हमारे 460 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ 8 है, मतलब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अभी 12 है। अभी कितनी है? तो अभी हमारी 12 है, ठीक है। अभी हमारी अनुसूचियों की संख्या 12 है। और जो हमारे ये था फंडामेंटल राइट्स था, यानी मौलिक अधिकार था, वो हमारे 7 हुआ करती थी, जो अब हमारी 6 है। 7वीं जो कौन सी हटी थी? संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। किस में रखा गया है? आर्टिकल 300 ए में रखा गया और उसको कानूनी सब कुछ बना दिया गया। अब हम देखते हैं 24 नवंबर 1949 को लागू कितने आर्टिकल हुआ करते थे, ठीक है। जब हमारा संविधान अंगीकरण हुआ तो उसी समय 26 नवंबर 1949 को 15 को अनुच्छेद को क्या किया गया था? तो 15 को अनुच्छेद को हमारे लागू कर दिया गया था। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ऐसे हमारे 15 अनुच्छेद जो हमारे थे, 15 अनुच्छेद इसको लागू किया गया था। क्या किया गया था? तो लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये हम आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे संविधान बनाने टाइम पे। ये नहीं कि बस संविधान बना के लागू करके छोड़ दिया गया, उस समय कुछ महत्वपूर्ण काम भी हुआ था। अब देखो हम राष्ट्रीय ध्वज हमारे है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। हमारा भारत तिरंगा प्यारा कौन सा है? हमारा भारत तिरंगा है, ठीक है। भारतीय हमारा कौन सा था? हमारा भारतीय तिरंगा था। क्या था हमारा भारतीय में? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या था? हमारा तिरंगा है, तिरंगा है, ठीक है। तिरंगा है, ठीक है हमारा। तो क्या हुआ देखो, एक मिनट, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रमंडल सदस्यता का स्थापना कब हुआ? मई 1949 को हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो हमारा कौन है? राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, उसको 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा हुए थे हमारे राष्ट्रीय गीत को, जो 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया, मतलब अपनाया गया। अब आप लोग कमेंट में बता दो कि 19 जनवरी 1950 जो हमारे राष्ट्रीय गान था उसको कितने देर में गाया जा सकता है? मिनिमम जो कितने
उसको मिनिमम कितने देर में गाया जा सकता है, ठीक है कि और राष्ट्रीय गीत को कितने देर में गाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत उसको हम 65 सेकेंड लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें 65 सेकेंड मिनिमम हम गा सकते हैं। और राष्ट्रीय मैक्सिमम, मिनिमम क्या, राष्ट्रीय गान को हम 52 सेकेंड में गाना होता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड। और 24 जनवरी 1950 को जब हमारे अंतिम संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, उसी में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, ठीक है। हम देखिए, हम आगे देखते कुछ हमारे वीवीआई पॉइंट्स भी है, वीवीआई पॉइंट हमारे कुछ हैं, वीवीआई पॉइंट उसको भी हम देख लें। अब देखो, संविधान निर्माताओं में कितनों देशों ने अपना अवलोकन दिया था, तो 60 देशों में संविधान निर्माताओं में अपना अवलोकन दिया था। संविधान सभा के सचिव कौन हुआ करते थे, संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर हुआ करते थे। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा किसको अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया, हाथी को। अभी हमारे पता है हाथी क्या है, विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हमारी, राष्ट्रीय विरासत पशु वो हमारी हाथी है। क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारी हाथी है, ठीक है। तो आप ये राष्ट्रीय सबको याद कर लीजिएगा। मैं फिर अपने इसी सीरीज में वो तो मैं लेकर आऊँगा ही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं सबको स्टैटिक हर एक बिहार पुलिस के लिए हर एक चीज़ को मैं कवर करा दूंगा, हर एक चीज़ को कवर करा दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से 55 लोग ही आया करते थे। अब मैंने उस समय क्या था, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी कहाँ गई थी, तो हमारे वहीं से आई थी। कहाँ से आई थी, संयुक्त प्रांत से आई थी। तो संयुक्त प्रांत संविधान सभा में कितने लोग थे, तो 55 लोग शामिल थे, ठीक है। जिसमें से और बिहार से बात करें, बिहार से हम बात करें तो 36 लोग बिहार से थे। कितने लोग थे, 36 लोग शामिल थे। और मूल संस्करण का सौंदर्य संकल्प किसने लिखा था, मतलब सॉरी, ये जो हमारा ये मूल संस्करण है उसका सौंदर्य कल्प किसने तैयार किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। तो इसी को लेकर आज की हमारी सेशन समाप्त होती है, ठीक है। तो आप सभी को इस लास्ट तक जुड़ने के लिए थैंक यू। आप लोग प्लीज़ है सपोर्ट करिए हमारा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसे ही कर दीजिए, अगर आपको मेरे क्लास समझ में आ रही है तभी आप लोग करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कोई ज़बरदस्ती है आप मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब ना करोगे तब भी चलेगा, बस आप लोग पढ़ो, ठीक है। इस समय आपके सबको ये बहुत उम्मीद लगा के बैठा है कि बेटा मेरा एक सरकारी नौकरी करेगा, बेटा मेरा इस समय सरकारी नौकरी कर लेगा, ठीक है। और बिहार पुलिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी चांस है। इसके बाद पता नहीं सीट आए कि कम आए भी तो बहुत कम आएगा, या फिर आएगा कि नहीं आएगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी क्या है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। बिहार विधानसभा के इलेक्शन का टाइम है। तो अभी हमारे सीट आने का कोई इसके बाद चांस है या नहीं है, तो अभी यही टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग जी जान लगा दीजिए, ठीक है। इसका नोट्स आप लोग को कहाँ मिलेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका नोट्स आप लोग को कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इसका नोट्स आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगा नोट्स, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने क्या रखा है, डिस्क्रिप्शन में रखा है, ठीक है। या चैनल के अबाउट से भी आप लोग डाउनलोड कर जैसे, या फिर अगर आप लोग को लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि सर लिंक कहाँ है, या फिर मेरे इस नंबर पे 8969816715 इस नंबर पे कांटेक्ट करके, याद रखिए कॉल मत करिएगा कोई भी, ठीक है। कॉल नहीं करिए, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी दिन भर वही आप सभी के लिए नोट्स बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कोई भी कहीं भी डाउट हो मेरे, या फिर मैं अगर आपने इस सेशन में कुछ गलत बताया हो आपको, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन बता सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके कि सर आपने मुझे गलत क्यों पढ़ाया, ये ऐसा नहीं होगा। मैं अगर मुझसे वाकई में गलती होगा तो मैं सुधारूंगा, और अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि उसको मैं क्लियर करा दूँ, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, गलती मुझसे नहीं, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।